हेलो स्टूडेंट, आज हम इनकम टैक्स के अंतर्गत एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर बढ़ रहे हैं। इसके पिछले हमने 5 चैप्टर का उल्लेख किया था, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन टॉपिक्स पर पूरी तरह से हमने चर्चा किया था। अर्थात आज हम जिस चैप्टर का चर्चा या जिस टॉपिक को हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अर्थात एक व्यक्ति की कुल आय की गणना किस प्रकार से की जाती है और उस पर प्राइस टैक्स कैसे लगाया जाता है। स्वभावतः हम कहना चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम तभी कर पाएंगे जब पिछले 5 टॉपिक्स, 5 हेडिंग, 5 महत्वपूर्ण शीर्षक हमारे पास होना चाहिए। वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अर्थात कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटीज की गणना हम तभी आसानी से कर सकते हैं जब हमारे पास उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण शीर्षकों का यथासंभव ज्ञान हो, अन्यथा हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसके सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप सारे वीडियो के अंतर्गत जहां पर भी कोई ज़रूरत हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कहना चाहते हैं कि कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल की गणना करने के लिए उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण शीर्षकों को आना चाहिए, तभी हम इसकी गणना कर सकते हैं। अन्यथा तब गणना करना कष्टकारक हो जाएगा। तो हम उस 5 शीर्षकों का उल्लेख करते हैं और किस प्रकार से हम टैक्स की गणना करेंगे, इसको हम लोग आज महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले वह 5 शीर्षक की आय आपके प्रश्न में दी हुई रह सकती है। ये छोटे पैमाने पर ही दिया हुआ रहता है, क्योंकि यह किसी खास शीर्षक से बिलोंग नहीं करता है। अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत प्राय बड़े बड़े प्रश्नों को हल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत ही थोड़े अंश के रूप में आपके सामने उपस्थित होगा। अर्थात उसे करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी इतना जरूरी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कुछ आइटम होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, वैल्यूएशंस ऑफ रेंट फ्री हाउस है, मोटर कार है, इत्यादि का कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी हम इनकम फ्रॉम सैलरी को यहाँ पर सही कर सकते हैं। अर्थात छोटा छोटा अंश के रूप में उपरोक्त 5 शीर्षकों की आय यहाँ पर आपके पास रहती है। अर्थात इसे डिटेल में नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज की गणना करना। अर्थात वहाँ पर 5 शीर्षक के विस्तार पूर्वक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम लेटेस्ट प्रोसीड आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए उन 5 शीर्षकों को पहले लिखते हैं।
तो सर्वप्रथम हम उपरोक्त 5 शीर्षकों के आय को क्रमशः इसी प्रकार से निकालते हैं और सबका योग लगाकर एक ग्रोस टोटल इनकम, जिसे प्रायोगिक आय के रूप में भी कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी गणना करते हैं। इसकी गणना करने में उपरोक्त 5 शीर्षकों के थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोफेशन, बिजनेस, कैपिटल गेन हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अर्थात ये विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा चुका है। अर्थात जरूरत पड़ने पर आप इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। इस ग्रोस टोटल इनकम के अंतर्गत अब हम आपको कटौती देंगे। ग्रोस टोटल इनकम के अंतर्गत अंडर सेक्शन 80C to 80U के अंतर्गत आपको कटौती दिए जाते हैं, अर्थात 80C to 80U। जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो इसके अंतर्गत प्राय बहुत सारे सेक्शन का उल्लेख होता है और हर सेक्शन की अपनी एक खास महत्व होते हैं। उस सेक्शन को भी आपको समझना चाहिए। तो हम यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C to 80U का कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन का उल्लेख करेंगे जो बार बार आपके प्रश्नों में दोहराया जाता है। अर्थात बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, दैट मीन्स जिसकी उपयोगिता बहुत खास नहीं होती है, लेकिन जिसकी उपयोगिता बार बार होती हो, उस उपयोगिता को, उस उपयोगी शीर्षक को हम जरूर आपको बताते हैं। हमने लिख दिया लिस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सेक्शंस है वह सेक्शन है 80C। 80C को विस्तार पूर्वक समझना होगा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सेक्शंस भी हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो प्राय आपके प्रश्नों में बार बार दोहराई जाती है। उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ अनावश्यक सेक्शन की उल्लेख हम यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल उन सेक्शनों का उल्लेख करेंगे जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हों। तो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रूप से हम आपको बताते हैं। 37 शीर्षक के अंतर्गत आपको हम प्रोविडेंट फंड की चर्चा किए थे। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रोविडेंट फंड थे, जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, अर्थात करदाता अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वह कंट्रीब्यूशंस प्राय आपको एज ए डिडक्शंस के रूप में मिलेंगे। तो अंडर सेक्शन AC के अंतर्गत जो डिडक्शंस होते हैं वह पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अर्थात करदाता के द्वारा अगर इस तीनों में कोई कंट्रीब्यूशन दिया गया है तो वह 80C के अंतर्गत आपको कटौती मिल जाती है। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% of sum assumed।
अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भुगतान किया है तो वह भी 80C के अंतर्गत कटौती दिए जाते हैं, लेकिन यह रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मीन्स जितना की पॉलिसी कराए हैं उसके 10% से ज़्यादा ये अमाउंट नहीं होनी चाहिए, कम हो सकता है, ज़्यादा कदापि नहीं होना चाहिए। फिर आइए सी की ओर। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग डिपॉजिट। हम प्राय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत देखते हैं कि कुछ आय को पहले ग्रोस टोटल इनकम में शामिल कर लिए जाते हैं ताकि आय की सीमा को बढ़ाई जा सके। इसके बाद पुनः उसे कटौती के रूप में दे देते हैं, जिसका असर, जिसका प्रभाव सिर्फ इतना ही होता है कि आपके ग्रोस टोटल इनकम को बढ़ाने के लिए प्राय उसे इनकम फ्रॉम शीर्षक के अंतर्गत, अदर सोर्सेस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिए जाते हैं। पुनः 80C के अंतर्गत इसकी कटौती दी जाती है। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग डिपॉजिट। चौथा है इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन NSC। NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एथ इशू, अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के प्राय कई इशू होते हैं, जिसके अंतर्गत कभी कभी प्राय 8 इशू इत्यादि का उल्लेख कर दिया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट के रूप में आपने आय कमाया है तो वो भी आपको कटौती मिलेंगे, और NSC को खरीदने में अगर आपने कोई विनियोग किया है तो उसकी भी कटौती मिलेंगे। इसलिए हमने लिखा है इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एथ इशू। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो 80C के अंतर्गत हमको कटौती मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि 80C की कटौती 1,50,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 1,50,000। अर्थात इसको हम यहाँ लिख दें कि मैक्सिमम रुपीज 1,50,000 मीन्स 1,50,000 से ज्यादा इसका योग नहीं होना चाहिए। 1,50,000 से अगर ज़्यादा है तो 1,50,000 तक की कटौती दिए जाएंगे, और 1,50,000 से कम है तब तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, सारी कटौती आपको मिलेगी। अब इतना के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए स्पेस की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ मिटाने जा रहे हैं। 80C का काम हो गया है, इसलिए इसको मिटा दें। Visito quedando ahí.
अंडर सेक्शन 80 टीटी के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी ब्याज आप कमाते हैं उसकी आय को प्राय 3,500 रुपया से अधिक होने पर प्राय ग्रोस टोटल इनकम में जोड़ा भी जाता है और साथ ही साथ 80 टीटी के अंतर्गत इसकी कटौती भी दी जाती है। अंडर सेक्शन QQB इसके अंतर्गत प्राय रॉयल्टी संबंधी कटौती दी जाती है। अगर आपको कहीं से भी रॉयल्टी इनकम प्राप्त हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपके ग्रोस टोटल इनकम में जोड़ दिए जाते हैं। आफ्टर दैट 80 QQB के अंतर्गत इसकी कटौती दी जाती है। इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया अंडर सेक्शन 80 QQB रॉयल्टी की जितनी इनकम होती है वो सारे आपको कटौती मिल जाते हैं। अंडर सेक्शन 80B के अंतर्गत प्राय हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती दी जाती है जो मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात 25,000 से अगर कम है तो ये पूरी कटौती आपको मिल जाएगी। अगर 25,000 से ज़्यादा है तो 25,000 तक की कटौती दी जाएगी। दैट इज अंडर सेक्शन 80D। अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत प्राय डिडक्शन फॉर डोनेशंस दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहीं पर भी डोनेशंस को अगर पढ़ा है तो ग्रोस टोटल इनकम तक में प्राय डोनेशन डिसअलाउड आइटम कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स किसी भी अवस्था में डोनेशंस की राशि को अलाउड नहीं किए जाते हैं, लेकिन अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत इसको कटौती दिया जाता है। लेकिन कटौती देने का एक नियम है, उस नियम का उल्लेख किए बिना हम 80G के कटौती को नहीं समझ सकते हैं। तो अब इसके नियम को हम यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोनेशंस की एक क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं। क्वालिफाइंग अमाउंट का मतलब होता है कटौती योग्य राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं कि आपकी कुल राशि कितनी कटौती योग्य है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि उस कटौती योग्य में आपको कितनी कटौती दी जाएगी। तो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने का नियम है 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के उल्लेख ऊपर में किया हुआ है।
अर्थात उसका 10% लेते हैं, लेकिन आफ्टर डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U मीन्स जितने भी सेक्शंस के डिडक्शंस होते हैं सबको घटा देते हैं एक्सेप्ट 80G। मीन्स 80G के डिडक्शंस को नहीं घटाते हैं, बाकी GTI ग्रोस टोटल इनकम में प्राय सभी सेक्शंस इस कटौती को घटा दिया जाता है और घटाने के उपरांत जो प्राप्त राशि होती है उसका 10% क्वालिफाइंग अमाउंट माना जाता है। इसलिए हमने अच्छी तरह से लिख दिया है कि क्वालिफाइंग अमाउंट 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। मीन्स 80G के अमाउंट को हम निकालेंगे कि कितना उसका आपको मिलेगा कटौती। ये कटौती योग्य राशि है, तो कटौती योग्य राशि में कुछ ऐसे होते हैं जिसका 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मिलते हैं और कुछ ऐसे डोनेशंस होते हैं जिसका 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट ही मिलते हैं। तो 100% 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट अर्थात अगर आपने डोनेशन फैमिली प्लानिंग के दिया हो, नेशनल डिफेंस फंड में दिए हो, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिए हो, पीएम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हो, तो ये सारे कुछ ऐसे डोनेशंस होते हैं जिसका 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट आपको कटौती में मिलते हैं। इसके बाद जितने भी अप्रूव्ड डोनेशंस होते हैं जो प्राय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं उसका 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट ही आपको कटौती दिया जाता है। यही आपको डिफरेंस भी ध्यान में रखना है। आज के प्रश्न में ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग का ही उल्लेख होता है, अर्थात दूसरी बातों का ज़्यादातर उल्लेख नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल रिलीफ फंड इत्यादि एक आध दो बातों का उल्लेख होता है, बाकी बातें का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए प्रश्न को हल करने के लिए 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर फैमिली प्लानिंग अगर आप डोनेट करते हैं तब आपको मिलेगा। यहाँ पर एक खास बात याद रखनी है कि डोनेशन इन कैश, अगर आप कोई भी डोनेशन हो अगर उसको आप नगद में देते हैं तो उसकी कोई कटौती नहीं दी जाती है। दैट मीन्स डोनेशन ऑलवेज गिवन बाय चेक। आप डोनेशन हमेशा अगर चेक के द्वारा देते हैं तभी यह कटौती योग्य माना जाएगा, अन्यथा डोनेशन इन कैश का कोई कटौती नहीं दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं।
अंडर सेक्शन 80U के अंतर्गत एक कटौती दिया जाता है केवल वैसे करदाताओं को जो प्रायः सीवियर डिसेबिलिटी, दैट मीन्स वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हैं, मीन्स अयोग्य हैं, काम करते हैं लेकिन कमाते भी हैं, लेकिन उसको इस प्रकार का एक अलग कटौती दिया जाता है। और इस कटौती के लिए सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आप किसी न किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रसित हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको 1,25,000 रुपया की अतिरिक्त कटौती अंडर सेक्शन 80U के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो अंडर सेक्शन 80GG यह एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत प्राय करदाता अगर किसी मकान को किराए पर लेकर रहता है तो स्वाभाविक रूप से उसे किराए का भुगतान करना होता है। तो रेंट पेड बाय एसएससी अगर इस तरह का कथन हम कहते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमारा करदाता जो है एक भाड़े के मकान में किराए पर रहता है। यही कारण है कि रेंट पेड बाय एसएससी करदाता के द्वारा किराए का भुगतान किया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत कटौती दिए जाते हैं और कटौती देने में फिर नियमों का उल्लेख करना पड़ता है। नियमों का उल्लेख करने में फिर उसको हम लिख रहे हैं कि किस प्रकार से इसके नियम को उल्लेख करेंगे। इसके अंतर्गत 3 विकल्प रखते हैं। (25% of GTI, 25% of gross total income after deductions of ETC to ATU except 80GG. That means हमने डोनेशन के संदर्भ में एक्सेप्ट जी जो लिखा था बिल्कुल उसी प्रकार से इसकी भी गणना की जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस टोटल इनकम में सभी सेक्शंस की कटौतियां दी जाती है, केवल 80GG की कटौती निकालने के बाद दी जाती है। इसलिए इसको छोड़कर बाकी जितने सेक्शंस की कटौती है घटाने के बाद जो आता है उसको भी हम ग्रोस टोटल इनकम ही कहते हैं, क्योंकि अभी उस ग्रोस टोटल इनकम में एक कटौती प्राय रेंट पेड के संबंध में दिया जाना अभी बाकी होता है। इसीलिए हम उसको GTI कहते हैं। जब तक सभी डिडक्शंस नहीं मिल जाते हैं तब तक हम उसको टोटल इनकम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा 25% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। बी एक्सेस ऑफ रेंट पेड और 10% ऑफ एवर GTI, जिस GTI का वहां पर हमने प्रयोग किया था उसी GTI का यहाँ भी प्रयोग करना है। दैट मीन्स एक्सेस रेंट पेड आप अपने GTI के 10% से कितना अधिक रेंट पेड करते हैं उसको दूसरे विकल्प में रखेंगे। इसके बाद तीसरा विकल्प है
5,000 पर मंथ। $5,000 पर मंथ विचएवर इज लेस, तीनों विकल्प में हम एक लेस अमाउंट को चुनते हैं, वही आपको एज ए डिडक्शंस के रूप में अंडर सेक्शन 80GG में आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये तीनों सेक्शंस महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखनी चाहिए। अर्थात तीनों विकल्प राशि सामने में लाकर उसमें हम देखते हैं कि तीनों में सबसे कम राशि कौन सा है, उसी का डिडक्शंस आपको रेंट पेड बाय एसएससी के रूप में दिया जाता है। रेंट पेड बाय एसएससी अर्थात 80GG किसके लिए था, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेंट पेड बाय एसएससी। इस प्रकार से ये सारी 80C का कटौती अगर घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है उसे ही हम प्रायः टोटल इनकम कहते हैं। अब इस टोटल इनकम पर ही प्रायः टैक्स की गणना की जाती है। तो टैक्स की गणना करने के लिए पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अर्थात इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, ये तरीका है। इसके अंतर्गत कुछ और लिखना चाह तो रहे हैं, टोटल इनकम। सपोज दैट इज माई टोटल इनकम। इसमें जोड़ देते हैं ए, एग्रीकल्चर जो राशि प्राप्त होती है उसको कहते हैं एग्रीगेट इनकम। अब यहाँ पर से आपको टैक्स की गणना की जाएगी। दैट मीन्स आगे अब टैक्स लायबिलिटीज निकालेंगे। अर्थात तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।